आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th एसएसटी ज्योग्राफी में हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था संसाधन और विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि संसाधन किसे कहते हैं, कैसे हम ये पता करते हैं कि वो हमारे लिए संसाधन है कि नहीं है। एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं उसको। संसाधन प्रकृति से मिलने वाली वे सभी वस्तुएं या पदार्थ हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में कोई उपयोग करते हैं, कर सकते हैं, या उनका उपयोग हम अपने काम को आसान बनाने के लिए करते हैं। लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि उसके लिए कोई प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यानी प्रकृति में बहुत सारी वस्तुएं और पदार्थ मिलते हैं, लेकिन सभी का हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमारे पास कई ऐसे पदार्थ हैं जिनके लिए मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो संसाधन में नहीं आएंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हमको पढ़ना है कि संसाधन का वर्गीकरण क्या होता है। संसाधन का वर्गीकरण क्या होता है? संसाधन का वर्गीकरण हम 4 कैटेगरी में कर सकते हैं। पहली कैटेगरी क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी उत्पत्ति का सोर्स क्या है, उसकी उत्पत्ति का सोर्स क्या है। दूसरा होता है समाप्यता। समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार का मतलब क्या हुआ कि वो समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब उस पे हक किसका है, उस पे हक किसका है। चौथा विकास के स्तर के आधार पर, यानी उसका विकास हो सकता है कि नहीं हो सकता, और हो सकता है तो कैसे हो सकता है। तो पहले कैटेगरी में उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ते हैं 2 प्रकार की, जैव और अजैव। जैव और अजैव। जैव ऐसे संसाधन जो क्या सजीव की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे समझ लीजिए, वो क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे जैव में क्या क्या आ जाएंगे? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हम आ जाएंगे जैव में, इंसान, कीड़े मकोड़े, ये सब किस में आ जाएंगे? जैव संसाधन में। अजैव में क्या आएंगे? जो निर्जीव वस्तु, जैसे कोई चट्टान हो गया, कोई पत्थर हो गया, कोयला हो गया, कोई धातु हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे? अजैव में। दूसरे कैटेगरी में हम इसको समाप्यता के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। समाप्यता के आधार पर एक नवीकरणीय योग्य और एक अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय योग्य का मतलब जिनका नवीनीकरण किया जा सकता हो, जिनका नवीकरण किया जा सकता हो। अनवीकरणीय का मतलब जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, नवीकरणीय का मतलब जो कभी समाप्त न हो, जो कभी समाप्त न हो। अनवीकरणीय योग्य का मतलब जो समाप्त हो जाए। जैसे प्रकृति से हमें कुछ ऐसे भी संसाधन मिले हैं जो एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो हम उनका उपयोग करते जाएं लेकिन वो समाप्त नहीं होंगे। अभी उसका एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे आगे। अब देखिए, नवीकरणीय। नवीकरणीय का एक दूसरा नाम भी होता है, आपको पता है नवीकरणीय का दूसरा नाम? नवीकरणीय को हम क्या बोलते हैं? अपरंपरागत। इसको क्या बोलते हैं? अपरंपरागत नवीकरणीय को हम बोलते हैं अपरंपरागत, और अनवीकरणीय को क्या बोलते हैं? परंपरागत। इसका एक नाम ये भी होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नवीकरणीय को हम अपरंपरागत बोलते हैं और अनवीकरणीय को परंपरागत बोलते हैं। तो नवीकरणीय में जो खत्म नहीं होने वाला है, जैसे इसका एग्जाम्पल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये खत्म होने वाला नहीं है। और अनवीकरणीय में यानी परंपरागत में जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैसें हो गई, ये सब क्या है? ये सब अनवीकरणीय की कैटेगरी में आते हैं। तीसरा हमारा था स्वामित्व के आधार पर। इसमें 4 कैटेगरी है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो व्यक्तिगत किसे बोलते हैं? जैसे आपका घर बना हुआ है, उस घर में आप रह सकते हैं, ठीक है, आपके फैमिली के लोग रह सकते हैं,
वहाँ का जो सामान है उसका उपभोग आप कर सकते हैं। लेकिन क्या आपके गांव का कोई भी इंसान आके रह सकता है? नहीं रह सकता। कब रह सकता है? जब आपकी इच्छा होगी, जब आप उसको परमिशन देंगे तभी, वैसे नहीं रह सकते। ठीक है, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिगत। नाम से भी आपको क्लियर हो सकता है। व्यक्तिगत का मतलब आप समझ सकते हैं, पर्सनल है, यानी वो केवल आपका उसमें मालिकाना हक है, किसी और का नहीं। सेकंड है सामुदायिक। सामुदायिक का मतलब उस पे आपके अलावा और भी लोगों का अधिकार होता है। जैसे आपके गांव में कोई खेल का मैदान है, सरकार द्वारा बनाया गया है, तो उस पे गांव के सभी लोग आके खेल सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहाँ पे आपके गांव के कोई भी लोग आके दवा अपना करा सकते हैं। गांव में सरकार द्वारा बनाए पार्क हो सकता है, सरकार द्वारा बनाई गई लाइब्रेरी हो सकती है। ठीक है, सरकार द्वारा बनाया गया स्कूल हो सकता है। ये सबके इस्तेमाल के लिए, ये ऐसा पर्टिकुलर किसी एक इंसान के लिए नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? सामुदायिक बोलते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय। ऐसे संसाधन जिसपे पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है। जैसे अगर भारत के किसी भी राज्य में अगर कोई संसाधन मिलता है तो उस पर भारत का अधिकार होगा, भारत के सरकार का अधिकार होगा, भारत सरकार का अधिकार होगा, ना कि उस पर कोई और कंट्री उस पर अपना दावा कर सकता है, नहीं ये मेरा संसाधन है। जैसे अगर पेट्रोलियम दुबई में निकल रही है, ठीक है, तो हम उस पर क्लेम नहीं कर सकते कि वो हमारा संसाधन है। इससे समझ में आ गया आपको? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? जैसे कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं, ठीक, वो किसी एक कंट्री में बनाए गए, ठीक है, लेकिन उसके इस्तेमाल की आवश्यकता और भी कंट्रीज में है, पूरे विश्व में है, तो वो क्या करेंगे? वो उस संसाधन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसे संसाधन को क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चौथी कैटेगरी जो थी वो थी विकास के स्तर के आधार पर। अब इसमें पहला क्या है? संभावी। संभावी का मतलब संभावना हो, ठीक, यानी ऐसे संसाधन जो उपलब्ध तो हैं, उनका हम उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारे पास टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ कमी है, या हम उतना डेवलप नहीं हो पाए हैं, ठीक, हमारी खोज इतनी आगे तक नहीं बढ़ पाई है कि हम पूरी तरीके से उनको यूटिलाइज कर पाए। सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में हमको मिलती है, पवन ऊर्जा भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है, लेकिन उसका पूरा हम उपयोग नहीं कर पाते। हम उसका कुछ मात्रा ही अपने उपयोग में ला पाते हैं। आगे उस पर उसकी इफिशियंसी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, बढ़ जाएगा तो और मिलेगा, लेकिन अभी क्या है? अभी हम बहुत ज़्यादा उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। यानी संभावना है और हो सकता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं कर पाए। विकसित। विकसित का मतलब क्या हुआ? विकसित का मतलब ये हुआ कि उसका विकास हो चुका है, उसका विकास हो चुका है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? विकसित में कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ हो जाएगा। कोयला विकास उसका हो चुका है, ठीक है, हमको कोयला पृथ्वी से मिल गया, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कई क्षेत्रों में कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे पेट्रोलियम भी हम कई क्षेत्रों में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो विकसित हो चुका है। भंडार। भंडार का मतलब क्या हुआ? हमारे पास अवेलेबल तो है, हमारे पास अवेलेबल तो है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल कैसे करें वो हमको नहीं पता। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ये है कि पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है, ठीक है, और हाइड्रोजन एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। लेकिन अभी हम पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्रॉपर वे में अलग नहीं कर पा रहे। हमारे पास ऐसी कोई अभी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं हो पाई है। तो ये है कि भंडार मेरे पास है, लेकिन अभी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से। चौथा है संचित कोष। ये भी भंडार की तरह है। कैसा है? भंडार की तरह, यानी हमारे पास है,
लेकिन बाद में कभी ज़रूरत पड़ा तब इस्तेमाल कर देंगे। जैसे किसी बांध में पानी इकट्ठा करके रखा गया है, ठीक, तो अभी तो रखा गया, बरसात में खूब पानी बरसा, खूब बारिश हुआ, तो उसमें पानी पूरा इकट्ठा हो गया। अब हमको जब उसका इस्तेमाल करना होगा तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये कहलाता है, ये आएगा संचित कोश में। यहाँ एक आपको टेबल बना के दिया गया है। संसाधन को ऐसे भी कैटेगराइज करते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक में नवीकरणीय आ जाएगा और नवीकरणीय आ जाएगा। नवीकरणीय में क्या आ जाएगा? सतत और जैव आ जाएगा, ठीक है। जैव में क्या आ जाएगा? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। फिर अनवीकरणीय में पुनः चक्रीय, पुनः चक्रीय, और दूसरा अचक्रीय। पुनः चक्रीय में क्या है? धातु, और अचक्रीय में क्या है? जीवाश्म ईंधन। फिर मानवीय पर क्या है? संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। तो ये हम पढ़ चुके कि संसाधन के प्रकार कौन कौन से होते हैं।